ये फिर डिस्कशन करेंगे कि कैसा मेजर है, कहाँ पे माइनर है, ये एग्जाम्पल में आप समझेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास है कि जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं एलिमिनेशंस की, उसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स का मतलब है जहां पे आपका हैलोजन एलिमिनेट हो रहा है, और ये स्टेप एक स्लो स्टेप्स है, तो इसमें हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन का या इसकी मॉलिक्यूलरिटी का इफेक्ट इस रिएक्शंस पे पड़ता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट का इफेक्ट पड़ता है, रिएजेंट का इफेक्ट नहीं पड़ता। या ये हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। मींस कंसंट्रेशन ऑफ बेस को अगर हम डबल कर देते हैं तो भी हमारे पास सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्फा और बीटा ग्रुप से एलिमिनेट करना है। इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर इसके कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें तो रेट हमारा ऑब्वियसली डबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि क्यों हमने इसमें वीक बेस ही लिए हैं। तो वीक बेस लेने का कारण है, जैसे आपके पास हमने जो एक्स ग्रुप्स में लिया वो एक हैलोजन भी हो सकता है जैसे कि मैंने पहले बताया है, और OH ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकते हैं। सपोज अगर हम वीक बेस ना लेके स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, तो स्ट्रॉन्ग बेस लेने पे क्या होगा कि हमने जो मैकेनिज्म पढ़ी है इसकी दो स्टेप में पहले स्टेप में हमने पढ़ी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है अल्फा कार्बन से वो निकलेगा, देन हाइड्रोजन निकलेगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो विल नॉट वेट फॉर रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम्स और अल्कोहल, तो वो वेट नहीं करेगा और दोनों के दोनों एटम्स और ग्रुप एक साथ निकल जाएंगे। तो वहां पर हमारी जो रिएक्शंस होगी वो E1 ना होके क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट जो हमने इसमें लिया है वो लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये हमने पढ़े हैं सॉल्वेंट के टाइप, एप्रोटिक, प्रोटिक, पोलर, नॉन पोलर। तो पोलर का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल हो, यानी कि जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे हमने जैसे मिथाइल अल्कोहल लिया है, वाटर लिया है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक ज्यादा होता है मिथाइल अल्कोहल से। दूसरा, ये तो समझ में आया है कि ये पोलर है, एक के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। अब प्रोटिक का मतलब क्या है कि ऐसा सॉल्वेंट हम लेंगे जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन हमारे पास हो। तो ऐसा सॉल्वेंट जब हम लेते हैं तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, E1 रिएक्शंस होती है। जैसे एग्जांपल लिया, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट की जो डिपेंडेंसी होती है वो लीविंग ग्रुप पे होती है। लीविंग ग्रुप का मतलब है यानी कि जो हैलोजन हमारा निकल रहा है यहाँ से, अगर ये यहाँ से निकल रहा है तो इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये कार्बोकैटायन में फॉर्म हो रहा है। कार्बोकैटायन में फॉर्म हो रहा है तो अब जो ये निकला ये गया कहाँ, ये गया सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट इस ग्रुप को क्या करेगा, इस ग्रुप को सॉल्वेंट जो हमने लिया, जैसे वाटर का मैंने एग्जांपल जैसे समझाया है कि जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट में, सपोज एक बीकर में, तो ये इस मॉलिक्यूल्स को एक्स को अपने अंदर क्या करेंगे, सॉल्वेट करेंगे। सॉल्वेट करेंगे कहने का मतलब है फंसा देंगे अपने अंदर, और इससे वापस ये फिर इसके साथ नहीं जुड़ सकेंगे क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक तो हुआ है लेकिन ये वापस जुड़ सकने की टेंडेंसी भी रखता है क्योंकि ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। तो इस ग्रुप को अपने साथ ये मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये इसको क्या कर रखते हैं, बांधे रखते हैं, यानी कि सॉल्वेशंस करते हैं, इसका सॉल्वेटेड फॉर्म में इसको रखते हैं। तो इस वजह से ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइजेशंस को शो करता है या स्टेबल बना रहता है। अब लीविंग ग्रुप हमारा जो है वो लीविंग ग्रुप पे हमारा डिपेंड होता है रेट ऑफ रिएक्शंस। अब लीविंग ग्रुप अगर ग्रेटर विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो वो आसानी से इलिमिनेट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ E1 इलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 3 एल्काइल हैलाइड लिए हैं, एक क्लोराइड के साथ, एक ब्रोमाइड के साथ, एक आयोडाइड के साथ, तीनों के तीनों टर्शरी हैं। अब टर्शरी होने पर भी, टर्शरी कार्बोकैटायन होने पर भी कौन सा लीविंग ग्रुप जल्दी इलिमिनेट होगा, हमें पता है कि आयोडीन जल्दी इलिमिनेशन शो करता है, तो आयोडीन की पावर ज्यादा होगी, ब्रोमीन की उससे कम और क्लोराइड की उससे कम। तो हम ये समझ सकते हैं कि लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी भी E1 रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई इलिमिनेशन रिएक्शन की जो कि मैंने आपको शॉर्टली समझा दी।
तो अब हम बात करते हैं कि जो इवन रिएक्शंस हैं वो दो तरीके से फॉर्म होती है, एक एल्काइल हैलाइड में और एक अल्कोहल में। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं एल्काइल हैलाइड का। सपोज जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, ये एक एग्जाम्पल ले लिया CH3CH3Br। तो इसमें अल्फा जो कार्बन है उसके साथ हेलोजन जुड़ा होता है, इसलिए अल्फा क्या है, ये बीटा है, ये भी बीटा हो सकता है। इसको हमने टेम्परेचर दे दिया 60 डिग्री और इसमें हमने सॉल्वेंट डाला है वीक बेस मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अब हमने हमारे पास जो फॉर्मेशन आएगी वो सिंपली क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये यहाँ पे एल्कीन का फॉर्म होगा, ये प्रोडक्ट बन गया। अब मैकेनिज्म के फॉर्म में अगर हम इसको समझें तो हमें पता है कि पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, हेलोजन एलिमिनेट होता है। हेलोजन एलिमिनेट होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, ये CH3। अब से ये स्टेप है हमारा स्लो स्टेप्स है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स है। अब इसके बाद हम जो रिएजेंट है इसका, ये रिएजेंट क्या करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। अब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, एल्कीन फॉर्म हो गया। अब मैंने पहले बात की थी कि आपकी SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन दोनों एक साथ होती हैं। तो अगर सपोज इस 60 डिग्री को मैं मेंशन ना करके सिंपली वीक बेस करती तो हमारे पास कंडीशन ये भी हो सकती थी। कैसी कंडीशन, यानी कि हमारी SN1 रिएक्शन भी हो सकती थी जो कि 10 डिग्री के आसपास होती। तो ये जो दो रिएक्शंस हैं ये दोनों एक साथ चलती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल को समझिए। दूसरे एग्जाम्पल से हमारे पास एक नया टॉपिक और आता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें भी मैंने वीक बेस लिया, इसका टेम्परेचर भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बना, तो मैकेनिज्म के थ्रू अगर समझें तो सबसे पहले स्टेप में ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके साथ हमारे पास हेलोजन जुड़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले अल्फा कार्बन से हमने हेलोजन निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2, ये CH पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया, ये CH3। अब हम देखते हैं ये इस कार्बन पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, होने के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा अगर सपोज, तब भी ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही रह रहा है और ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ही है। अब इनमें कोई भी रीअरेंजमेंट अगर हम करते हैं तो वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि किसी में कोई अंतर नहीं देखने को मिल रहा। अब हमने सपोज इसको वीक बेस के साथ ट्रीटमेंट किया, यानी कि रिएजेंट जो हमने डाला है उसके हाई टेम्परेचर पे, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आए। क्या, यानी कि इस कार्बन से भी हमारे पास क्या हो सकता है, ये जो कार्बोकेटाइंस है इसके एडजेसेंट ग्रुप बीटा से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और उसके दूसरे एडजेसेंट ग्रुप बीटा से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। तो सपोज पहले हमने यहाँ से निकाला तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3 CH2 CH और CH2। ठीक है, यानी कि यहां से हमने एक हाइड्रोजन निकला। और दूसरी कंडीशन हमारी आ सकती है कि हमने यहां से दूसरा निकाला, तो ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप तो आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, लेकिन ये शो कर सकता है। कौन कौन सी आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस, अभी आगे देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये 80% और ये 20%, यानी कि ये मेजर कंपाउंड बनेगा और ये माइनर बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन और आती है जिसको कि हम सेजिफ रूल कहते हैं। सेजिफ रूल हमने पढ़ा है। सेजिफ रूल में हमने क्या करना है कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन को फॉर्म करना है। सेजिफ रूल क्या बताता है कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन को फॉर्म करना है, या हम कह सकते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स को फॉर्म करना है, या ये कह सकते हैं कि मोर क्राउडेड एटम्स को फॉर्म करना है, या ये कह सकते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशंस या अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा हो वो फॉर्म होता है सेजिफ रूल के अकॉर्डिंग, जब इसमें कोई स्मॉल बेस अटैक करता है। अगर स्मॉल बेस किसी एल्केन में अटैक करता है तो क्या होता है, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म होता है, जिसे कि हम सेजिफ रूल कहते हैं।